चैप्टर 15 डी के अब कड़वा केरला भी कहनी। अब तक सिस्मिता उसकी इस बात को सुन केबिन की तरफ बाहर जाने लगती हैं, पर वह अचानक ही लड़खड़ा कर गिर जाती हैं। सिस्मिता तो शायद पहले ही गिर जाती, पर डीके के सामने वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। सीढ़ियों से चला कर आने की वजह से उसके पैर बहुत ही बुरी तरह कांप रहे थे और बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो गिर पड़ी। डीके उसे अचानक गिरता देख अपने चेयर से उठता है। अब कहानी की ओर। सिस्मिता को अचानक गिरता देख डीके अपनी चेयर से ना चाहते हुए भी उठ खड़ा होता है, पर न जाने क्यों वह उसके करीब नहीं जाता और नहीं उसे उठाने जाता है। सिस्मिता जमीन पर गिरी अपने आंखों को मिचकर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश ही करती है। वो उठने की कोशिश ही कर रही होती है कि डीके की आवाज उसके कानों में जाती है, जो उसे टेबल पर अपने दोनों हाथों को रखे अपने कमर को थोड़ा झुकाकर सिस्मिता को देखकर उसे चिढ़ाते हुए, क्या हुआ सेक्रेटरी साहिबा, लगता है 12वें माले की सीढ़ियां महंगी पड़ गई हैं। सिस्मिता उसकी इस बात को सुनकर उठती है, पर वह एक बार फिर गिर जाती है। अचानक गिरने से उसके हाथों में चोट लग चुकी थी, जिसे जमीन पर रख उठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। डी के एक बार फिर, अरे संभाल कर उठो, अभी तो गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है। सिस्मिता इस बार पूरी कोशिश ही करती है और अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। डी के, गुड़, अगर गिरने और उठने का खेल हो गया हो तो मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ, मेरा सर दर्द दे रहा है। सिस्मिता अभी भी वही खड़ी रहती है तो डीके उसे अपनी एक हाथ की उंगली से चुटकी बजाते हुए, कॉफी लेकर आओ मेरे लिए, आधे घंटे में हमें मीटिंग के लिए निकलना है। सिस्मिता होश में आती है और बाहर केबिन से चली जाती है। सिस्मिता बाहर जाकर कॉफी ले रही होती है कि उसके कानों में दो लड़कियों की आवाज अपने पास आती है। पहली लड़की, हे मैं रिया, तुम सर की न्यू सेक्रेटरी हो। उसकी ये बात सुनकर सिस्मिता उसको तरफ का स्माइल पास करते हुए, हाँ मैं ही डी के सर की नई सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम सिस्मिता है। तभी दूसरी लड़की, नाइस नेम, मेरा नाम जूली है और हम दोनों ही इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तभी रिया कॉफी लेकर, हारे सर ऑफ यू, सुना हमने तुमने कल क्या किया। सिस्मिता, मैंने किया क्या जो आप लोगों ने आते ही सुन लिया। जूली स्माइल करते हुए, तुमने सर को कल पिटा न, वही सुना हमने, क्या काम किया है तुमने, सर को पीटने के बाद भी तुम इस ऑफिस में खड़ी हो, ये बहुत बड़ी बात है। सिस्मिता इस बात से थोड़ा हिचकिचा जाती है और थोड़ा डरते हुए, अरे मैंने सर को जानबूझकर नहीं मारा, वह मुझे लगा कोई चोर है तो बस गलती होगी। रिया और जूली स्माइल करते हुए, अरे तुम डर क्यों रही हो, हम कुछ नहीं करने वाले, हम तो खुद इस सर के जिद से परेशान हैं, हम लोग तो चाहते थे कि कोई आए तुम्हारे जैसा। सिस्मिता अपने हाथों में घड़ी को देखकर, ओ सीट, सॉरी मुझे अभी जाना होगा, सर को कॉफी देनी है, मैं तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ। उसकी इस बात पर जूली, हाँ हाँ तुम जाओ, हम लंच टाइम मिलेंगे। रिया भी, और क्या कैसे हुआ वो सब सुनेंगे। सिस्मिता एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर चली जाती है। जूली रिया से, इंटरेस्टिंग लड़की है, बॉस को पिटा है और बॉस के लिए ही दौड़ रही है। रिया, पता नहीं क्या होगा बेचारी का, बॉस की सेक्रेटरी एक हफ्ता भी नहीं टिकती है, पता नहीं 4 दिन भी टिकेगी या नहीं। जूली रिया के कंधे पर अपने बाजू रखते हुए, मुझे लगता है ये और सेक्रेटरियों से ज्यादा रुकेगी। रिया जूली के हाथों को हटाते कर, वो तो वक्त ही बताएगा। और वो दोनों ही वहां से जाकर अपना काम करने लगती हैं। सिस्मिता डीके के केबिन में जाकर उसे कॉफी देती है और डीके को घूरने लगती हैं। डीके कॉफी की एक सिप लेकर जब खुद को ऐसे सिस्मित की नजरों से गुरते पाता है तो उसे, ई नो एम ए हैंडसम मैन, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे ऐसे ताड़ो। सिस्मिता, जी मैं ताड़ नहीं रही, मैं तो सोच रही हूँ कि कॉफी आपको कैसी लगी। डीके, कॉफी मशीन से बनकर आई है, तुम अपने हाथों से तो नहीं बनाकर लाई हो। सिस्मिता, जी हाँ सर, कॉफी मशीन से ही बनकर आई है। डीके, तो बाहर मशीन है, तो जाओ कॉफी पीकर खुद टेस्ट कर लो। सिस्मिता उसकी ये बात सुनते ही केबिन से बाहर चली जाती है और डीके उसे जाता देख, अरे ये तो सच में जाने लगी, अभी निकला था हमें, ये मुझसे हैंडल नहीं होगी। डीके अपने टेबल के फोन से सिस्मिता के टेबल पर फोन करता है। सिस्मिता फोन उठाकर, जी मैं डीके सर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ, क्या हेल्प करूँ। डीके एक सटीक तरीके से बोलता है, कार तैयार करो, हमें रेस्टोरेंट पूछना है मीटिंग के लिए।
और फोन रख देता है। सुस्मिता के हाथ में जो कॉफी रखी होती है वो उसे नीचे रखकर उस कॉफी से बातें करते हुए, बिल्कुल तुम्हारे ही तरह कड़वे हैं अकड़ू खड़ूस कहीं के, सीधे मुंह बोलना ही नहीं आता उन्हें। और वो अपने केबिन से निकलकर ड्राइवर कॉल कर कार तैयार करवाती हैं। माथुर जी ने उसे ड्राइवर का तक नंबर दे रखा था। डीके अपने केबिन में ये सोच रहा होता है कि उसका दिया काम तो किया ही नहीं होगा, फिर भी चलकर देख लिया जाए क्या हाल है सेक्रेटरी साहिबा का। डीके पार्की एरिया में आकर देखता है तो वो पहले से ही सुस्मिता ड्राइवर के साथ कार की बोनट से लग खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी। डीके ये देख सोच में आ जाता है कि उसे उसके ड्राइवर का नंबर कैसे मिला, पर वो इस बात को किनारे कर अपने आप पर ही गुस्सा लिए सुस्मिता की तरफ बढ़ जाता है। और सुस्मिता अपनी पीठ कर डीके की तरफ खड़ी होती है। वो कार पर अपनी दोनों कोहनी लगाकर एक कान में फोन लिए किसी से बात करने में ही लगी थी। उसे पता ही नहीं चलता कि डीके कब उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो बात कर रही होती है। वो जीवा से बात करते हुए कह रही होती है कि खड़ूस अकड़ू कड़वा केरला है मेरा बॉस। डीके उसके मुंह से अपने लिए इतनी अच्छी तारीफ सुन अपने कदम वही रोक देता है। डारम जैसे ही सुस्मिता को कुछ बोलने को जाता है, डीके उसे अपने आंखों से ही ना कर देता है और अपने हाथों को अपने सीने पर बंधते हुए सुस्मिता की बातें सुनने लगता है। सुस्मिता इन बातों से अनजान जीवा को जो मन में आ रहा था बोले जा रही थी, जीवा तुझे पता है इतना पत्थर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि नाश्ते में भी कड़वा करेला ही खाया करता होगा। जीवा फोन की दूसरी तरफ से, ऐसा क्या कर दिया उस कड़वे करेले ने? सुस्मिता क्या बताओ यार, पहले तो मुझे सीढ़ियों पर चलाओ या पता भी है कितने माले चढ़ी हूं मैंने तो तीर्थ यात्रा कर ली आज। जीवा उसकी इस बात पर सवाल करते हुए, कितनी माले चढ़ी तू जो तीर्थ यात्रा लग रही है? सुस्मिता अपने हाथों को हवा में हिलाते हुए, और नहीं तो क्या 12 माले किसी अतीत से कम थोड़ी हैं। फिर पता है जब मैं गिर गई तो मुझे उठाया तक नहीं, ऐसा जालिम इंसान कहाँ मिलेगा। तुम्हारे पीछे है खड़ा हूँ, ऊपर से नीचे देख सकती हो। सुस्मिता की कानों में जब किसी की आवाज जाती है तो वह सामने खड़े ड्राइवर की तरफ देखकर, अरे काका मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस अकड़ू खड़ूस बॉस की बात कर रही हूँ। वो ड्राइवर उसे ना में सर हिलाकर कह रहा होता है कि मैं नहीं हूँ और अपने उंगली से उसके पीछे की तरफ इशारा करता है। तो सुस्मिता जब मुड़कर देखती है तो डीके अभी भी उसी पॉज में खड़ा रहता है। डीके उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर उसके बिल्कुल करीब खड़े होकर थोड़ा झुककर, असल में सुस्मिता डीके से बहुत ही छोटी है, वह डीके की कंधे के पास भी आ जाए यही बहुत था, जिसकी वजह से डीके को उसे बातें करते वक्त अक्सर झुकना पड़ता था, और इस बार भी यही। सुस्मिता उसके इस तरह करीब खड़े होने से थोड़ा असहज महसूस करती है, जिसे वो उसे 2 कदम पीछे खड़ी हो जाती है। डीके उसे खुद से दूर जाता देख, 1 घंटा है तुम्हारे पास, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ पूछ जाना। ये बोल वो तुरंत हेड ड्राइवर को चलने का बोल कार में बैठ जाता है और चला भी जाता है। सुस्मिता यहाँ वही खड़ी रहती है ऊपर की तरफ देखकर, लगता है पक्का आपको मुझसे दुश्मनी होगी है, इसलिए इस कड़वे करले को मेरी जिंदगी में भेजा है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। लोकेशन को पढ़कर वो खुद से, हे भगवान इतनी दूर कैसे पहुंचू गई इतनी जल्दी, यहाँ खड़े खड़े तो पक्का नहीं पहुंच सकती, जल्दी से टैक्सी लेनी होगी, ऑटो की तो बस की बात नहीं है। खुद से इतनी बातें करने के बाद वो टैक्सी लेती है और निकल जाती है। कार में बैठा डीके खुद में ही मुस्की मार रहा होता है और मन में, पहले अकड़ू खड़ूस और अब कड़वा केरला, अब मैं तुम्हें इस पर नीम चढ़ा हुआ भी बनकर दिखाऊंगा। देखता हूँ कैसे टाइम पर पहुँचती हूँ मीटिंग, तुम्हारा ये पहला दिन मैं आखिरी बनाऊंगा। डीके मीटिंग की जगह पर पहुंच चुका होता है और रेस्टोरेंट में बैठे किसी का वेट कर रहा होता है कि तभी उसे गेट से वो लोग आते दिखते हैं जिनसे वो आज मीटिंग करने आया था। डीके, मिस्टर मेहरा, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मिस्टर मेहरा ने उसे हाथ मिलते हुए, जी नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि हम तो बड़े आराम से आए हैं। डीके, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, आए बैठते हैं। मिस्टर मेहरा और उनके साथ ही सभी चेयर पर बैठते हैं। डीके उनसे कोई बात करने ही वाला था कि तभी, मिस्टर मेहरा, अगर आप बुरा ना माने तो हम काम की बात से पहले कुछ खा सकते हैं, वह क्या है ना, हमने नाश्ता नहीं किया तो क्या हम कर सकते हैं? डीके एक स्माइल पास करते हुए, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आप जो चाहें वो ऑर्डर कीजिए।
मिस्टर मेहरा और उनके साथी सभी खाने को कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं। डीके सिर्फ कॉफ़ी ही ऑर्डर करता है और बाहर की तरफ अपनी नज़रें गड़ा देता है। अपने मन में, नहीं आ सकी न तुम नहीं आ पाओगी। कुछ ही देर में सभी का ऑर्डर आ चुका था और इधर सुस्मिता, हुआ भैया मुझे कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है। टैक्सी ड्राइवर, लगता है ये ठीक नहीं होगा, मैकेनिक बुलाना होगा, आप दूसरी टैक्सी ले लो। सुस्मिता थोड़ा गुस्सा करते हुए, क्या भाई पहले बोलना था ना। सुस्मिता टैक्सी से नीचे उतरती है और सोच में पड़ जाती है, इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली है, इसे हाथ से नहीं जाने दे सकती। डीके की कॉफ़ी और सभी का खाना खत्म हो चुका था। सभी आपस में अपने नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे होते हैं भी मिस्टर मेहरा डीके से, मिस्टर डीके अगर सब डिसाइड हो ही गए हैं तो मुझे लगता है हमें फाइल पर अप्रूवल भी दे देना चाहिए। तो डीके उनकी इस बात को सुन स्माइल करते हुए, ऑफ कोर्स आई थिंक हमें वो फाइल भी देख लेने चाहिए। और डीके अपने सभी फाइल में उस फाइल को खोजने लगता है, पर उसे वो फाइल मिल ही नहीं रही होती है। तभी उसे अचानक ही याद आता है, मेहरा वाली फाइल को सुस्मिता के हाथों में देखा था जब वो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। डीके अपने मन में, ओ सीट, इस लड़की की वजह से आज कहीं ये मेहरा प्रोजेक्ट ना हाथ से निकल जाए। मिस्टर मेहरा उसे इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर, क्या हुआ मिस्टर डीके एनी ईसू? डीके, जी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने मन में, अगर इसे पता चला कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट फाइल भूल आया तो कहीं ये ना सोचे कि जब प्रोजेक्ट से पहले ये हाल है तो मिलेगा तो क्या होगा, कहाँ रहेगी ये अजीब लड़की। मिस्टर मेहरा, क्या हुआ मिस्टर डीके, फाइल लाइए। डीके, वो क्या है ना, फाइल शायद कर में छूट गई है, मैं लेकर आता हूँ। और वो उठकर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है और जाकर सबसे पहले सुस्मिता को कॉल करता है, पर सुस्मिता का फ़ोन स्विच ऑफ था जिससे उसकी बात नहीं हो पाती। क्या होगा, सुस्मिता टाइम पर पहुंच पाएगी? डीके को इस हादसे के बाद होगी अपनी गलती का एहसास या फिर फूटेगा डीके का गुस्सा? मिलेगी डीके को मेहरा का नया कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 16, डीके सुस्मिता से हुआ इम्प्रेस। अभी तक की कहानी। मिस्टर मेहरा, क्या हुआ मिस्टर डीके, फाइल लाइए। डीके, वो क्या है ना, फाइल शायद कार में छूट गई है, मैं लेकर आता हूँ। और वो उठकर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है और जाकर सबसे पहले सुस्मिता को कॉल करता है, पर सुस्मिता का फ़ोन स्विच ऑफ था जिससे उसकी बात नहीं हो पाती। अब आगे, डीके सुस्मिता को अब तक 3 बार फ़ोन मिला चुका था, पर सुस्मिता का फ़ोन ही नहीं लगता, जिससे डीके सोचता है कि आज के लिए डीके मिस्टर मेहरा से बोल दे कि कल वो फाइल उनके ऑफिस पहुंचा देगा, और यह सोचकर वो अंदर जाने ही वाला होता है कि उसे बुलेट की आवाज़ उस पार्किंग एरिया में शोर मचाते हुए सीधा डीके के पैरों के पास आकर रुकती है, जिससे डीके थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। उस बुलेट के ऐसे आने से डीके को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी उसे उस बुलेट से सुस्मिता उतरती दिखाई देती है, जो उस बुलेट के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। सुस्मिता को देख डीके की तो सारी टेंशन ही दूर हो जाती है और वह इतना खुश होता है कि वह उसे जाकर गले ही लगा लेता है। वह भूल ही जाता है कि वह क्या कर रहा है। वो उसे वही गले लगाए ही कहता है, थैंक गॉड तुम आ गई, वरना आज तो ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से शायद चला जाता। सुस्मिता उसे खुद को गले लगाता देख पहले तो शौक होती है, फिर अपने को संभलते हुए उसे खुद को दूर करने के लिए उसके पीठ पर अपने हाथों से टेप करती है और बोलती हैं, सुस्मिता सर, मुझे लगता है क्लाइंट हमारा वेट कर रहे होंगे। उसकी बात सुन डीके को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है और वो जल्दी से सुस्मिता से दूर हो जाता है। सुस्मिता भी उसे दूर खड़े होकर अपने हाथों में जो फाइल थी उसे दिखाकर, आप इसी प्रोजेक्ट फाइल की चिंता कर रहे हैं ना? डीके थोड़ा हिचकिचते हुए, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है किसकी चिंता करूँगा? तभी एक और आवाज़ डीके के कानों में जाती, अगर आप दोनों का हो गया हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? उस आवाज़ से दोनों ही उस तरफ देखने लगते हैं। सुस्मिता उसकी तरफ बढ़कर उसके हाथों से हाथ मिलाते हुए, ओ सॉरी एंड थैंक यू। डीके सुस्मिता को उस इंसान से ऐसे हाथ मिलते देख सोच में पड़ जाता है। तभी सुस्मिता उसे कहती हैं, सर ये है जिनकी वजह से मैं टाइम पर पहुंच पाई हूँ। डीके उस इंसान की तरफ एक अजीब सा लूक कर कहता है, ठीक है चलो, हमें मेहरा साहब से भी मिलना है, वो इस फाइल का वेट कर रहे होंगे। डीके ये बोल अंदर चला जाता है। सुस्मिता उसे ऐसे जाता देख खुद में ही बोलती है, बड़े अजीब इंसान है, जिसके लिए इतने परेशान थे वो फाइल लेकर ही नहीं गए।
सुस्मिता इन्हीं ख्यालों के साथ अंदर जाने लगती है कि एक बार फिर वो इंसान बोल पड़ता है, जिसकी आवाज़ सुन सुस्मिता उसके पास जाकर उसे सांवलिया नज़रों से देखने लगती है। वो इंसान बिना बुलेट से उतरे और बिना अपना हेलमेट निकले ही बोलता है, जिसे सुस्मिता को उसका चेहरा नहीं देखा था, वैसे उसने जब उस इंसान से लिफ्ट ली थी तब भी नहीं देखा था। वो इंसान थक क्यों, वो तो मैं जानता हूँ, मैंने आपको यहाँ पहुँचने में मदद जो की, पर सॉरी वो नहीं समझ आया। सुस्मिता, वो क्या है, मैंने जो वक्त आपका जाया किया उसके लिए सॉरी। वो इंसान, ओक तो अब मैं चलता हूँ, वरना तुम्हारा वो खड़ूस अकड़ू बॉस आ जाएगा। वो अपनी बुलेट स्टार्ट करता है और चला जाता है। सुस्मिता जैसे ही पलट कर देखती है तो डीके बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा होता है, जिससे सुस्मिता थोड़ा चौंक उठती है। वो अचानक डर गई थी। सुस्मिता अपने सीने पर हाथ रखते हुए, क्या सर इस तरह कोई आता है क्या, मैं डर गई। डीके उसके हाथों से फाइल को छीनकर, अब अकड़ूं और खड़ूस हूं तो डराऊंगा ही ना, और वो चला जाता है। वो फाइल भूल गया था जिसे वो वापस लेने के लिए आया था, और वो उस अनजान इंसान की भी बात को सुन चुका था। डी के अंदर जाकर मिस्टर मेहरा को वो फाइल देकर कहता है, वो खोज रहा था जिसमें वक्त लग गया, और वो अपने चेयर पर बैठता है। सुस्मिता भी अंदर आकर सभी को ग्रीट करती है और अपना परिचय देती है। मेरा नाम सुस्मिता शर्मा है, मैं डी के सर की न्यू सेक्रेटरी हूँ, और सॉरी ये फाइल मेरी वजह से आने में लेट होगी। मिस्टर मेहरा जी कोई बात नहीं। मिस्टर डी के आपने पहले अपनी सेक्रेटरी को नहीं लाया क्यों? डी के कुछ कहता उसे पहले ही सुस्मिता, जी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जिससे मैं कार में ही थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी। मिस्टर मेहरा, ओ आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप खड़ी क्यों हैं, आए बैठिए। और मिस्टर मेहरा ने उसे बैठने को कहीं वेटर से एक और चेयर को कह दिया और वो आ भी गया। डी के ये सब होता देख रहा था। डीके को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो क्या करता, कुछ कह भी नहीं सकता था। तभी उसकी नज़र मेहरा जी के साथ आए एक एम्प्लॉई पर जाती है, जो ना जाने कब से सुस्मिता को ही देखे जा रहा था। जिसे देख डीके का तो पार ही चढ़ जाता, और वह ध्यान देता है कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मेहरा जी के साथ आए उनके और दो एम्प्लॉइज भी सुस्मिता को नोटिस कर रहे थे। सुस्मिता जो फाइल को मेहरा साहब को दिखाने में व्यस्त थी, उसे देख डीके ने उसका का हाथ पकड़ उसे बड़े ही आराम से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है न, तुम जाओ कार में आराम को, अभी तक तो मैं कर रहा था न, आगे भी कर लूँगा। डीके ने इस बात को इतने आराम से कहा था कि कोई जान ही नहीं सकता था कि उसके दिल में इस वक्त कितना गुस्सा भरा है। डीके की बात सुन सुस्मिता को थोड़ा अजीब लगता है, खासकर उसका हाथ पकड़ना। सुस्मिता अपना हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ उसे कहती हैं, सुस्मिता सर डोंट वरी, मैं अभी ठीक हूँ और ये मेरा काम है तो करने दीजिए, वरना मैं सीखूंगी कैसे। तभी मेहरा साहब, रहने दीजिए ना, मिस सुस्मिता को यहाँ, और वो कह रही हैं कि उनकी तबीयत एक ठीक है। डी के मिस्टर मेहरा की बात सुन एक नज़र फिर से उन एम्प्लॉइज पर दौड़ता है, जीने की नज़र अभी भी सुस्मिता को ही देख रही थी। डी के एक बार फिर से सुस्मिता कहता है, नहीं मेरे ख्याल से तुम्हें कार में जाकर आराम करना चाहिए। सुस्मिता कुछ कहने को ही होती है कि डी के ने जो हाथ सुस्मिता का पकड़ रखा था उसे थोड़ा दबाते हुए और उसकी तरफ एक गुस्से भरी नज़र से देखते हुए, ई से गो इन कार इन रेस्ट। डीके की आवाज़ इस बार इतनी धीमी थी कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो उस धीमी आवाज़ में अपना गुस्सा दबाए बैठा है। सुस्मिता उसकी इस हरकत पर उसे गुड़ते हुए उसे कान के पास जाकर, मेरा हाथ छोड़िए, क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप। डीके उसकी बात सुन एक बार फिर से सुस्मिता के हाथों को और जोर लगा कर दबाता है, जिससे इस बार सुस्मिता के मुंह से हल्की चीख निकल जाती है। उसे इस तरह से चीखने पर सभी उसकी तरफ एक सांवलिया नज़रों से देखने लगते हैं, जिससे सुस्मिता उनकी तरफ ना में सर हिला देती है। डी के उसी तरह रहते हुए सुस्मिता के कान के पास थोड़ा झुककर, अगर और चीख नहीं सुनानी तो जो कहा है वो करो। सुस्मिता उसकी बात सुन उसे एक गुस्से भरी लूक देकर सभी को बाय बोल चली जाती है, तो डी के उसे रोक कर करके उसके हाथों में थमा देता है, जिसे लेने में सुस्मिता कोई नखरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। डी के आधे घंटे की मीटिंग के बाद पार्किंग एरिया में आता है। वो आकर देखता है तो सुस्मिता कार के फ्रंट सीट पर सो चुकी है। सुस्मिता के चेहरे को डी के बड़े ही गौर से देखने लगता है। वो पता नहीं पर उसे इतने आराम से सोता देख जगाने की उसकी इच्छा ही नहीं हुई।
वो बात जरूर थी कि डीके को उसे परेशान कर आज आखिरी दिन बना था, पर आज जो हुआ था उसे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा। सिस्मिता सबसे बेखबर होकर अपनी आज की सारी थकान सोकर मिटा रही थी कि तभी डीके को पीछे से मेहरा साहब की आवाज आती है। क्या हुआ मिस्टर डीके, सब ठीक तो है? आप इस तरह कार के बाहर क्यों खड़े हैं? डीके पीछे पलटकर, मेहरा जी वो क्या है, मेरी सेक्रेटरी साहिबा ईमिन मिस सिस्मिता सो रही है तो वही सोच रहा था कि उन्हें जगाओ या नहीं। डीके की बात सुन सब कार की तरफ देखने लगते हैं कि उनमें से एक एम्प्लॉई कहता है, वाओ ये सोती हुई कितनी प्यारी लगती हैं। डीके उसकी इस बात पर उसे घूर कर देखने लगता है, जिसे देख मेहरा साहब समझते हैं कि डीके को उनके एम्प्लॉई का उसका तारीफ करना पसंद नहीं आया। इसे मेहरा साहब, सॉरी मिस्टर डीके, उसे थोड़ी गलती हो गई। डीके, जी कोई बात नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। वो इतना बोल कार में बैठ जाता है और ड्राइवर कार सी स्टार्ट कर देता है। कुछ ही वक्त में कार वर्मा ऑफिस पहुंचकर रुकती है। डीके ड्राइवर से, इस सेक्रेटरी साहिबा को उठाइए और मेरे केबिन में भेजिए, ठीक? डीके इतना बोलकर से निकल जाता है और ड्राइवर सिस्मिता को उठाने लगता है। मैडम उठिए, मैडम उठिए, ऑफिस आ गया है। सिस्मिता कसमसाते हुए अपनी आंखों को मलते हुए, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर और सोने दो ना। सिस्मिता की बात सुन ड्राइवर, सोने देता मैडम, पर डीके सर ने आपको केबिन में बुलाया है। डीके का नाम सुन तो सिस्मिता की नींद अब भागी की तब भागी। सिस्मिता तुरंत ही उठ, हम ऑफिस कब आए? आपने मुझे जगाए क्यों नहीं काका? ड्राइवर, जी मैं तो जगाना चाहता था पर सर ने ही मना क्या था। सिस्मिता कार से उतरकर, एक और मौका मिल गया इस खड़ूस अकड़ू को मुझे सुनाने को। सिस्मिता अंदर की तरफ दौड़ कर जाती है और लिफ्ट लेकर डीके की केबिन पहुंचती है। वो जब केबिन में जाती है तो कोई नहीं होता है। वो बाहर आकर रिया से पूछती है जिसे वो सुबह मिली थी, हे रिया, तुम जानती हो सर कहाँ गए? वो अपने केबिन में नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया था। तभी उसके पीछे खड़ी जुली, सर इस वक्त अपने केबिन में नहीं रहते, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि लंच का टाइम हो गया है। सिस्मिता, तो सर क्या लंच करने अपने घर जाते हैं? रिया, अरे नहीं सर, घर नहीं जाते, पर लंच टाइम वो कोई काम करना पसंद नहीं करते। वह क्या है न सर, से भूख बर्दाश्त नहीं होती और जिस टाइम की इंसान को आदत होती है उस इंसान को तो उसी टाइम भूख लगेगी ना। सिस्मिता, ओह तो इस टाइम वो अकड़ू खड़ूस मुझे परेशान नहीं कर सकता। उसके मुंह से अपने बॉस के लिए ऐसे वर्ड सुन दोनों ही उसे आंखें फाड़े देखने लगती हैं। दोनों ही एक साथ, तुम सर को इस नाम से बुलाती हो? सिस्मिता, अरे नहीं, मैं सर के मुंह पर थोड़ी बोलती हूँ, वरना तुम लोगों को लगता है कि मैं अब तक इस ऑफिस में रहती। सिस्मिता बड़े ही सफाई से झूठ बोल रही थी, पर वह नहीं चाहती थी कि उसके या डीके के बीच की बातें किसी भी को पता चले, क्योंकि वह उन दोनों की आपस की बातें थी। और अगर किसी को ये पता चला तो उसे ये भी पता चलेगा कि उसे ये जॉब डीके के दादाजी की वजह से मिली है, जो वह नहीं चाहती थी। रिया, अच्छा ठीक है, बातें तो होती रहेंगी, लंच कर ले, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। सिस्मिता और जुली दोनों ही एक साथ, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें भी भूख लगी है। सभी ने लंच कर लिया था। सिस्मिता का आज पहला दिन था और वह ऐसे कई नए लोगों से मिली थी और सभी सिस्मिता का डीके को पीटने वाली बात को लेकर प्रोत्साहन कर रहे थे। लंच के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए थे। वक्त बीत गया और देखते देखते शाम के 6 बज गए थे और सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। पर सिस्मिता अभी भी अपने केबिन में बैठ डीके की शेड्यूल की तैयारी कर रही थी। उसने घर भी बोल दिया था कि वो 8 बजे घर आ जाए गई। सिस्मिता ने जब टाइम देखा तो अपने सामान को समेटकर डीके की केबिन की तरफ बढ़ गई। डीके अपने केबिन में बैठ एक फाइल को पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी उसे नॉक की आवाज आती है, जिसे सुन डीके किमिंग कहता है। वो अभी भी उसी फाइल में खोया था कि सिस्मिता अंदर आकर उसे एक फाइल देते हुए, सर ये कुछ क्लाइंट के फाइल हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो मैंने उनके डिटेल्स निकले हैं, आप इसे चेक कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। डीके उसकी तरफ देखकर, ठीक है मैं बता दूंगा और कल से मैं 2 दिन काम अपने घर से ही करूँगा। माथुर साहब आपको इंड्रेस दे देंगे। ओक। सिस्मिता, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। डीके अपने हाथों की फाइल को टेबल पर रख, क्या हुआ सेक्रेटरी साहिबा, घर आने में देर लग रहा है? सिस्मिता, जी मुझे आज जो हुआ उसके बारे में बात करनी है। डीके, क्या बात करनी है आज को लेकर?
सुस्मिता, सर आप नहीं चाहते कि मैं इस जॉब को करूं जिसके लिए आप मुझे परेशान कर रहे हैं, जानबूझकर मुझे ऐसे काम कह रहे हैं जिसे मैं टाइम पर पूरा ना कर पाऊं, पर फिर भी मैंने पूरा किया है। डी के बिना किसी भाव के, जो कहना है साफ साफ कहिए। सुस्मिता, सर आज जिस तरह आपने मुझे होटल में ट्रीट किया वो मुझे पसंद नहीं आया। आपका गले मिलने की क्या वजह थी, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी के बिना कुछ बोले बड़े ही आराम से उसकी बातों को सुन रहा था। सुस्मिता एक बार फिर से, सुस्मिता, और मेरे साथ आपने जो सबके सामने किया वो भी पसंद नहीं आया। मैं यह इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप अपनी हद ना भूलें। मुझे काम करना है और वह मैं करके ही रहूँगी, चाहे आप मुझे कितने भी कठिन काम क्यों ना दे दो, पर आप अपनी हद ना भूले। सुस्मिता की इतनी लंबी बात के बाद डी के उसे देख एक स्माइल पास करता है और, चिंता मत कीजिए मिस सुस्मिता, मुझे मेरी हद पता है। सुस्मिता, थैंक्स सर। डी के, मैं आपको इस जॉब पर नहीं देखना चाहता, इसलिए आपको परेशान करता हूँ, और चाहे कुछ भी हो मैं आपको निकलवा कर ही रहूँगा, और आप खुद जॉब छोड़े गई। सुस्मिता ने जो भी डीके को बोला था, डीके के बोले गए ये शब्द कुछ भारी पड़ गए थे। डीके, आप जा सकती हैं, कल सुबह टाइम पर आ जाइएगा। सुस्मिता वहाँ से चली जाती हैं। डीके उसे जाते हुए देखकर अपने हाथों को की उंगलियां जोड़कर केहूनी को टेबल पर रख खुद से ही कहता है, इंटरेस्टिंग, अलग है ये औरों से। सुस्मिता अपने घर पहुंच चुकी थी। वो अपनी फैमिली के साथ बैठ खाना खा रही थी, पर उसका तो ध्यान कहीं और ही था। उसे इस तरह खोया देख, माधव जी, किया हुआ बेटा खाना अच्छा नहीं बनाया किया तुम्हारी माँ ने। सुस्मिता उनकी बात को ध्यान देकर, अरे नहीं पापा, माँ का खाना अच्छा नहीं बनेगा तो किसका बनेगा। मैत्री जी, तो फिर खा क्यों नहीं रही हो, ऑफिस में कुछ हुआ क्या। सुस्मिता उनके सवाल से थोड़ा परेशान हो जाती है कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि जवाब तो वह दे देगी पर परेशान भी हो जाएगी। कुछ सोचते हुए सुस्मिता, हाँ माँ हुआ न। तभी संजीव, क्या हुआ दी, कोई दिक्कत हुई क्या। सुस्मिता, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं हुई, हाँ पर एक बात है। फिर टेबल से उठ मैत्री जी के पीछे से उन्हें गले लगते हुए, माँ आपको पता है आज पहले दिन पर ही सब आपके खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। संजीव, क्या बात है, पहले ही दिन पर आपने दोस्त भी बना लिए और आपने टिफिन भी शेयर किया। सुस्मिता, हाँ, और सभी को माँ के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगा। माँ आप कल भी ऐसी ही टेस्टी डिश बनाना, ठीक। तभी जीवा की आवाज आती है, क्या हो रहे हैं भाई, मेरे बिना ही खाया जा रहा है। माधव जी, अरे नहीं बेटा, आओ आओ बैठो। संजीव, खाना आपके ही इंतजार में है दी, कब आप आओगी और खाना खत्म करोगी। जीवा अब तक खाने की टेबल पर बैठ खाना अपनी प्लेट में खाना सर्व कर रही थी। जीवा सुस्मिता को देख, खड़ी क्यों है, बैठना खाना कहते हैं। फिर तू मुझे बताना कि ऑफिस में क्या क्या हुआ, आज कैसे परेशान किया उस अकड़ू खड़ूस ने। जीवा के मुंह से ये सुन सभी उसे ही देख रहे थे। जीवा जा, खुद को घूरते हुए पति है तो बात को पलटते हुए, मैं तुझे बताऊंगी कि क्या हुआ आज उस खड़ूस की वजह से। और तब सभी खाने में लग जाते हैं। सभी खा चुके थे। सुस्मिता और जीवा छत पर बैठ हमेशा की तरह बातें कर रहे थे और सुस्मिता अपनी आज के हुए तमाशों के बारे में बता रही थी। इधर बुल्लू बैर बार में राहुल और डीके दोनों ही बार में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। राहुल ने हांड ड्रिंक ऑर्डर कर रखी थी और डीके ऑरेंज जूस पी रहा था। राहुल पीते हुए, कुछ और मांगाओ समलिक्स। डीके उसकी बात पूरी खत्म ही नहीं होने देता, उसे पहले ही कह देता है, नहीं यार तू तो जानता है मैं नहीं पिता, छोटी को पसंद नहीं है। राहुल, ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था, वैसे कब जा रही है अपनी छोटी यूएसए। डीके, 2 दिन बाद चली जाएगी, इसलिए 2 दिन घर पर ही रहूंगा। तू तो जानता है ना माँ, पापा के चले जाने के बाद एक वही तो है मेरी जिंदगी में। राहुल, आई नो यार, वैसे ये सब छोड़, तू मुझे वो तेरी क्या वह। डीके उसकी बात को पूरा करते हुए, सेक्रेटरी साहिबा। राहुल, हाँ हाँ वही, क्या हाल है उसके, तो जा रही है वो तुझे छोड़कर या नहीं। डीके, मुझे नहीं, मेरी जॉब को मेरा उसे सिर्फ अपने काम का ही लेना देना है, समझा तू। राहुल, हाँ हाँ मेरे भाई, पर क्या हुआ आज, कैसे तंग किया तूने। डीके थोड़ा सोचते हुए, अलग है ये औरों से, मेरा मतलब उन लड़कियों से अलग है जिनको मैंने अब तक जाना है। राहुल, हाँ वो तो मुझे कल ही पता चल गया था कि वो अलग है, आखिर तुझे मारने वाली कोई अलग ही होगी। दिग्जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए, अरे मैं उस तरह नहीं बोल रहा हूँ, अभी ऑफिस निकलते वक्त उसने मेरे हद की बात की। राहुल थोड़ा कंफ्यूज होकर,
कौन सी हद भाई, तूने क्या कर दिया जो वो तुझे तेरी हद बता रही हो? डीके, एक लड़का और लड़की की हद, वह क्या है आज ऑफिस में? डीके राहुल को आज जो कुछ भी हुआ वो बताने लग जाता है। शर्मा हाउस से स्मिता ने आज जो भी हुआ वो जीवा को बता चुकी थी और उसकी सारी बातें सुनने के बाद जीवा उसका हाथ पकड़ कर कहती हैं, जीवा तूने बिल्कुल सही किया। से स्मिता, मैंने सही किया न? उसे बोलकर कहीं वो कोई गलत डायरेक्शन में तो नहीं लेकर जाएगा। जीवा, नहीं, तूने कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल सही क्या उसे उसकी हद बताकर। ये आजकल के बॉस बहुत चिपड़े होते हैं, इन्हें पहली बार में ना रोको न तो फॉर ग्रांटेड लाने लगते हैं। आज हाथ पकड़ा है कल गले लगेगा और फिर उसे लगेगा कि इस लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुस्मिता ने उसे डीके की गले लगने वाली बात नहीं बताई थी क्योंकि वह भी जानती थी कि वह उसने उत्साह में किया था। सुस्मिता को तो बुरा उसका उस तरह उसके साथ जबरदस्ती हाथों को पकड़ना पसंद नहीं आई था। सुस्मिता, हाँ, इसीलिए तो बोल दिया उसे कि वह मेरा बॉस है, वो जो काम देगा उसे पूरा करना मेरा काम है। जीवा, बिल्कुल सही किया तूने, अब ज्यादा मत सोच, चल चल के सोते हैं, वैसे भी कल तुझे जल्दी उठना है, उस खड़ूस कर घर भी तो जाना है। दोनों ही सोने के लिए चली जाती हैं। दूसरी तरफ डीके ने राहुल को सब कुछ बता दिया था और उसे सुन राहुल, वह यार लड़की तो बड़ी अलग है, डायरेक्ट बोल दिया तुझसे। I mean, बहुत सी लड़कियां बॉस को ये सब बातें बोलने से डरती हर यार। डीके, उसे क्या डर, वह तो जानती है कि मैं उसे इस जॉब से निकलना चाहता हूँ, पर बिना किसी हिचक के वो आकर मुझसे जिस तरह बोल करगी वो बात अच्छा लगी। राहुल, हाँ वो तो सही है, पर बहुत कम लड़कियां ऐसे होती हैं जो डायरेक्ट उसी इंसान से बोल पाए जी से उन्हें दिक्कत हो, और तू जानता है इस बात से क्या साबित होता है कि वो लड़की। राहुल की बात को कटकर डीके बीच में ही, यही कि वो मजबूर है पर कमजोर नहीं, और इसी बात ने मुझे इम्प्रेस किया है। राहुल, क्या बात, मतलब अब उसे जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, राइट? डीके राहुल के कंधे पर हाथ रखकर, रॉन्ग, वो मेरी सेक्रेटरी नहीं बन सकती, उसे ये जॉब छोड़कर तो जाना ही होगा। राहुल, ये क्या जिद है यार, मुझे तो कभी समझ नहीं आता, तू पल पल में बदलता है तू यार। डीके कुछ कहता नहीं, बस एक शातिर स्माइल पास करता है। आज के लिए इतना ही किया होगा। डीके के घर जब सुस्मिता पहुंचेगी, कब तक रहने वाली है डीके की जिद सुस्मिता को जॉब से निकलने की, या डीके बदलेगा अपनी जिद?